रामदास अठावले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामदास जी। और अब जरा ये बताइए, पिछली सरकार में भी आप मंत्री थे 2019 के बाद, इस बार की क्या स्थिति है आपकी? रामदास जी, आप राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा का कोई भी सांसद आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी है। हाँ, तो जो जिस तरह मतलब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, उनके नेतृत्व में काम करने में मुझे बहुत बड़ा आनंद है। मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने का ऐलान किया है, उन्होंने कल संविधान को माथा टेककर शपथ ली है, तो मैं लगातार 10 साल से माननीय मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ मैं हूँ। तो मुझे मंत्री पद में 8 साल से मैं मंत्री हूँ, लेकिन अभी मुझे क्या जिम्मेदारी देनी है वो माननीय प्रधानमंत्री तय करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका मेरे तरफ जरूर ध्यान है। मेरे पार्टी के लोकसभा में मेंबर इसलिए नहीं है कि मुझे कोई एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन जो भी मतलब निर्णय होगा उसको मैं आनंद से मैं स्वीकारूंगा और मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। ये मेरा जो मन है, ये मन यही बोलता है कि देश के विकास के लिए मोदी जी के साथ मुझे रहना है, चाहे मंत्री पद मिले या ना मिले। इतनी सारी कविताएं तुकबंदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में इतनी सारी कसीदे आपने पढ़ी हैं, फिलहाल आप संतोष व्यक्त कर रहे हैं कि मिल जाएगा तो भी अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी मोदी के साथ ही हूं, लेकिन कोई बातचीत हुई है क्या बीजेपी के बड़े नेताओं से मंत्री पद को लेकर? हाँ, मुझे जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, जो बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता है, और उनके साथ मेरी बात भी हुई थी, बात लगातार बात चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई महाराष्ट्र के कोटे से जरूर मतलब आपको मंत्री पद के लिए वो कुछ करेंगे, और इसीलिए देखते हैं जो भी निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह महाराष्ट्र में सीटें जरूर कम आई है, हमारी 17 सीटें महाराष्ट्र में आई, लेकिन उसमें आरपीआई का, मेरी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और लगातार मैं 8 सालों से मैं उनके साथ हूँ। आगे विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है अक्टूबर में, उसमें भी आरपीआई का अच्छा फायदा हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर महाराष्ट्र की तरफ से मेरी सिफारिश होगी, और जो भी पॉजिटिव निर्णय होगा वो पॉजिटिव निर्णय हो सकता है। बताइए, आप देवेंद्र फडणवीस जी का नाम ले रहे हैं, तय किया है उन्होंने खुद ही हार का ठीकरा खुद के सिर पर लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, तो वो कैसे बढ़ाएंगे आपका नाम? जो खुद ही अब अलग होना चाहते हैं, उनको लगता है कि पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो फिर बड़े नेता होने की वजह से जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, ठीक है ना, अभी जो भी रिजल्ट आए हैं, हमें विश्वास था कि हमारी 35-40 सीट आएगी, लेकिन हमारी 17 सीट आएगी। इसलिए नैतिक जिम्मेदारी के रूप में उन्होंने अपना मन बना है कि मैं डिप्टी सीएम पर नहीं रहूंगा, लेकिन वो बीजेपी के नेता है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं, बीजेपी के सीनियर नेता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। तो डिप्टी सीएम पद का रिजाइन उन्होंने दिया, बात सही है, अभी तो वो एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वो हमारी तो इच्छा है कि भाई उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर रहना ही चाहिए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन रामदास जी, यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की जमकर आप तारीफ कर रहे हैं, अपने दिल की बात बताइए ना कि रामदास अठावले क्या चाहते हैं? मोदी 3.0 में जो एनडीए की सरकार यहां पर बनने जा रही है, उसमें खुद के लिए वो क्या जगह देख रहे हैं? क्या वो मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, मंत्री बनना चाहते हैं मतलब मैं लगातार 8 साल से मंत्री हूँ, तो मंत्री बनना ही चाहता हूँ, लेकिन क्या करना है ये माननीय मोदी साहब तय करेंगे, और महाराष्ट्र के कोटे से मेरा नाम आ सकता है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ आशुतोष जी, संगीत रागी जी भी हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से 2 लाइन में बताइए, इतनी बुरी हार क्यों हुई? सबसे बड़ी बात क्या निकलकर सामने आई है? रामदास जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या? गलत प्रश्न पूछ दिया अभी आवाज आई, बोलिए, हाँ बोलो। ठीक है, आशुतोष जी, संगीत रागी जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं जल्दी से। रामदास जी, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन महाराष्ट्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि मंत्री परिषद में जाने से बेहतर आपके लिए होता कि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक जमीन है उसको ज्यादा आप अपने लिए उर्वर बनाते, गठबंधन के लिए उर्वर बनाते,
जा करके जमीन पर संगठन के काम को मजबूत करते, ताकि आने वाला विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जिसमें आप भी उसके सहयोगी हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर सके? मुझे लगता है कि जिस तरह महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में आ रहा है, मेरी पार्टी उनके साथ रहेगी और पूरा काम मैं वहां का करूंगा। मैं वैसा महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में 5 साल मैं एक बार रहा हूं, लेकिन मेरा जो पार्टी पूरा देश भर में है और मैं यहाँ दिल्ली में मंत्री रहूंगा तो भी महाराष्ट्र की तरफ मेरा पूरा ध्यान रहेगा। विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का काम मैं करूंगा और जरूर हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार अमल आएगी। कुछ कारणों के कारण हमारी हार हुई है। इन लोगों ने संविधान को ऐसा टारगेट किया कि संविधान बदलेगे, इसी तरह लोगों में थोड़ा गुमराह पैदा हुआ। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए रामदास जी का यहाँ पर शुक्रिया मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। अब आगे आपके लिए एनडीए में क्या रहती है पोजीशन, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये है, पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा निकल चुके हैं। आपको बता दें, लगातार मंथन का दौर जारी है, किसको क्या मंत्री पद दिया जाएगा, यूपी से कितने मंत्री बनाए जाएं, बिहार से, इस बार ओडिशा की भागीदारी भी बड़ी रहने वाली है। और इसके साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या ये माना जा सकता है कि पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कम से कम एक ठोस फॉर्मूला अब मिल जाएगा, किसको कितनी हिस्सेदारी देनी है, किसकी कितनी भागीदारी रखनी है एनडीए में? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरीके से सभी सहयोगी दलों ने मुलाकात की और उसके बाद अब जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और कल कैबिनेट आज शपथ ग्रहण समारोह है। उससे पहले सभी गठबंधन के साथियों के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन मंत्री परिषद में शामिल होगा, इसको लेकर जो है गहन चर्चा हो रही है। और जो होमवर्क गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने किया है, उसके बाद अब ये दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे हैं उस होमवर्क को लेकर कि गठबंधन के साथियों की ये डिमांड है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो हमने ये कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। अब देखना ये है कि इसमें से क्या अमृत निकलता है, ये देखने वाली बात है। और क्या विश, क्योंकि कई बड़े चेहरे जो है वो इस बार ड्रॉप हो सकते हैं चित्रा। और मैंने पहले भी बताया कि इस बार जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसमें लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा राज्यसभा के बनस्पत। 2014 और 19 में जो है राज्यसभा के जो सांसद हैं या राज्यसभा से चुनकर आते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है कैबिनेट में ज्यादा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का इस बार मानना भी है कि लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जो इस बार लोकसभा चुनाव है वो राज्यसभा के कई बड़े चेहरों ने चुनाव लोकसभा लड़ा, चाहे वो पीयूष गोयल हो, मनसुख मांडविया हो, पुरुषोत्तम रुपाला हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर भूपेंद्र यादव हो। ये तमाम वो चेहरे हैं जो राज्यसभा जरिए जो संसद तक पहुंचते थे, अब लोकसभा से आएंगे। तो इस बार लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मंत्रिमंडल में ज्यादा नजर आएगा। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात होगी, क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, हिमांशु इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी भी आज अहम बैठक कर रही है। अखिलेश यादव आज सभी 37 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। थोड़ी देर में ये बैठक होने जा रही है। कल भी कई सांसदों ने अखिलेश यादव से जाकर मुलाकात की थी। बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरह मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाया जाए। समर श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। समर, कितनी देर में शुरू हो जाएगी बैठक, कौन कौन से सांसद पहुंच चुके हैं, क्या होगा मंथन? चित्रा, देखिए, बड़ी बैठक की समाजवादी पार्टी की बताई जा रही है। कल हालांकि कई सांसद अखिलेश यादव से मिले थे आकर, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ माहौल है, तमाम बड़े बड़े नेता रामकृपाल यादव, शिवपाल यादव यहाँ पहुंचे हुए हैं। सांसद जो हैं, जो नए जीते सांसद हैं, चाहे इकरासन हो, पुष्पेंद्र सरोज हो, तो यंग भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनका जो कहीं ना कहीं वोट बढ़ा है उसके वजह से वो सांसद पहुंच रहे हैं, वो आज अखिलेश यादव से मिलेंगे। बैठक का नतीजा कुछ यही है कि यहाँ पर ये तय होगा कि किस तरह से विपक्ष को एकजुट होकर आवाज रखनी है। जो युवा है, जो महिलाएं हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग इस बार जीते हैं, उनको अखिलेश यादव सलाह देते नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव अब क्या डिसाइड करेंगे, क्या वो नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और विधानसभा में करहल सीट से यहाँ विधायक बने रहेंगे और कन्नौज की सीट छोड़ेंगे, या फिर वो दिल्ली जाएंगे और जिस तरह से जो सीट्स आई हैं, नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद बन गई है और विपक्षी पार्टियों में नंबर 2 पर आ गई है, तो क्या अखिलेश यादव दिल्ली में बीड़ा संभालेंगे
अगर वो दिल्ली में बीड़ा संभालते हैं तो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष को कौन संभालेगा, किसको जिम्मेदारी देंगे, जो एक्सपीरियंस उसके हिसाब से शिवपाल यादव को जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर जो पीडीए की रणनीति है, दलित चेहरा अगर चाहते हैं, ओबीसी चेहरा अगर चाहते हैं तो इंद्रजीत सरोज जैसे सरीखे नेताओं को समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। ये वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी बैठक है, कुछ ही मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी। जानकारी मिल रही है तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में ये बैठक का चित्र शुरू हो जाएगी। अखिलेश यादव क्या पहुंच चुके हैं समर्थ? बिल्कुल चित्रा, अखिलेश यादव कुछ ही देर पहले उनका काफिला यहां से पार्टी दफ्तर के अंदर गया है और तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी अंदर जा चुके हैं। जो सांसद हैं लगभग जा चुके हैं। अफजल अंसारी अंदर गए थे, धर्मेंद्र यादव जीते हैं वो गए हैं और अभी भी कुछ नेताओं का आने जाने का काफिला लगा। वो यहाँ तस्वीरें भी देखिए आप, पूरी गहमा गहमी इस वक्त पार्टी दफ्तर पर आपको मैं दिखाऊं, तरह तरह के पोस्टर्स तो लगे ही हुए हैं। आप देखिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ पर तमाम सपा कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरा पार्टी कार्यालय पटा हुआ है। देखिए ये जरूरी है, जीत हार कहीं ना कहीं समीकरणों को तो बदलती है, बल्कि पार्टी दफ्तरों के बाहर जो माहौल होता है उसको भी बदलती है। पिछले 3 दिनों से मैं खुद यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप मानिए यहाँ पार्टी का माहौल बदल गया। केवल यहाँ का नहीं बल्कि कांग्रेस दफ्तर का, कल जब अजय राय वहां पहुंचते, भले उनको बनारस में हार मिली हो, लेकिन वहां पर जिस तरह से आतिशबाजी होती है, शायद विपक्ष इस हार में भी जीत ढूंढ रहा है और बीजेपी वहीं दूसरी ओर लोक भवन में ये मंत्रणा कर रही है कि कैसे हम सीट्स को हारे। तो फिलहाल विपक्ष इसको बड़ी जीत मान रहा है। सरकार बनी हो या नहीं बनी हो, इवन शिवपाल यादव तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर अभी यूपी में चुनाव हो जाए विधानसभा का तो समाजवादी पार्टी सरकार भी बना सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद समर श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी यकीनन सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है लोकसभा में, इस वजह से उत्साह बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव तमाम नव निर्वाचित सांसदों के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, जैसे उनकी ओर से कुछ कहा जाता है। समर्थ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का जो आमंत्रण पत्र है वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को ये आमंत्रण पत्र ओथ सेरेमनी का भेजा गया है और यकीनन बहुत सारे लोग इसके इंतजार में भी होंगे। कल शाम को 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होने वाला है और देखिए कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी से लेकर एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं सभी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक लगाने को लेकर खुश है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, खासतौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, इन लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बार बड़ा मंत्रालय उन लोगों को मिलेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है उस आमंत्रण पत्र की जिसका इंतजार सभी को है। मोदी के शपथ ग्रहण का ये आमंत्रण पत्र है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आशुतोष जी के पास में बहुत देर से नहीं आई थी, हमारे साथ रशीद किदवई जी भी जुड़े हुए हैं। 1-1.5 घंटे हो चुके हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। आशुतोष जी पहले आप ही बोल लें, अब तो आमंत्रण पत्र भी आ गया, विपक्ष भी लेकिन इस हार में अपनी जीत क्यों देख रहा है? नहीं, देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी दिलचस्पी इस वक्त ये है कि क्या ये जो सरकार है ये 5 साल चल पाएगी नहीं चल पाएगी। मैं विपक्ष अभी क्या करता है वो इतना इंपॉर्टेंट मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन की सरकार शुरू हुई है इसको 4 चीजें कम से कम करनी चाहिए थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने की, जो मनमोहन सिंह ने की और बाकी गठबंधन की सरकारों में होता रहा। एक कहीं ना कहीं एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनना चाहिए, अन्यथा झगड़े होते रहेंगे कि हमारे ये मुद्दे हमारे वो मुद्दे और उन झगड़ों का कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। दूसरा, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए ताकि गठबंधन के साथियों के साथ लगातार एक इंटरेक्शन होते रहो, किसी तरीके कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर किया। तीसरा, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक कन्वीनर होना चाहिए जो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड से, अगर कोई दिक्कत हो तो सरकार के साथ बातचीत कर सके। चौथी चीज यह है कि जो मंत्रिमंडल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। अब अगर उसमें एक सांसद वाली पार्टी का आदमी अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनता है और जिसके 14 सांसद हैं तो उस लिहाज से फिर वो भी कहेगा मेरे 6 लोग बनने चाहिए। तो ये भी तय होना चाहिए कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास होंगे तभी आपको कैबिनेट रैंक मिलेगी या मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिलेगा। अगर ये नहीं होगा, अब जैसे एक खामखा एक कंट्रोवर्सी कल शुरू हो गई कि जिस तरीके से आरएलडी के नेता को वहां नहीं बिठाया गया और जिनके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मंच पर बैठे हुए थे, तो जो आदमी वहां बैठा हुआ है उसके मन में तो दिक्कत हो जाएगी, उसके साथ गलत काम किया गया। तो ये तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता साफ तौर पर संगठन की जिम्मेदारी, कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी ले और सिर्फ उसी पे काम करे, न कि मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी वो तो देखेंगे। बड़े सारे सुझाव दे रहे हैं इस वक्त। मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपनी स्मृति से और जो अनुभव मेरा रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बहुत झगड़े रोज होते थे, ऐसा नहीं था।